इनके ही गौरक्षा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के और विशेषकर वो पंडित हैं सुनील शुक्ला जी, जब उन्होंने ये जो सरकारी उसके जो बनाएंगे गौशालाओं उनकी अव्यवस्था के लिए जब उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, उसकी शिकायत की, तो इनकी सरकार ने ब्राह्मण हित की बात करते हैं। इनकी सरकार में गौरक्षा प्रमुख के ऊपर गौशालाओं में अव्यवस्था जो थी उसकी आवाज उठाने पर गौरक्षा प्रमुख ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा कायम होता है। सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। गौरक्षा प्रमुख, देखिए गौरक्षा गाय केवल भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा आप लोग क्यों मानते हैं? गाय सुनील शुक्ला पर मुकदमा लिखा गया होगा और प्रशासनिक अधिकारी ने सुनील और उसने गो सिर्फ, अरे भाई उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, उन्होंने झगड़ा तो किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ वहाँ का एक वीडियो डाल दिया था जिसमें वो तड़पती हुई मरी हुई गाय थी। तो प्रशासन ने कहा कि आपको ये कैसे अधिकार हो गया कि आप इसका मरी हुई गायों का डालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं अपना शो यूपी किसका लेकर हरदोई से। हम इस वक्त हरदोई में मौजूद हैं और हरदोई में जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई या हम एक बार फिर आपको उन तस्वीरों से रूबरू करा दें। ये जगह है घंटाघर, विक्टोरिया मेमोरियल का ये हॉल यहां हरदोई में भी मौजूद है और कहा जाता है कि सिर्फ 2 ही विक्टोरिया हॉल बने, एक कोलकाता में और दूसरा हरदोई में। तो आज हरदोई के इसी विक्टोरिया हॉल, इसी घंटाघर से हम अपना शो लेकर हाजिर हैं यूपी किसका। हरदोई का चुनावी रण क्या कहता है और साथ साथ ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा सियासत अगर गर्म है तो वो ब्राह्मणों की राजनीति पर। हरदोई में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त तमाम सीटें बीजेपी के पास हैं और अब चुनाव में इस हरदोई में क्या होगा, हम पहले अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ प्रियेश दीक्षित जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं, लेकिन जो अवनीकांत वाजपेयी प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी के, ये बीजेपी से हैं। प्रितेश दीक्षित अवनीकांत वाजपेयी हैं समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ सुधांशु मिश्रा, माणिक अग्निहोत्री, इस तरफ आप देखेंगे ये बसपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ साथ अमलेंद्र त्रिपाठी हैं राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई के। इन तमाम लोगों से हम ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण नाराज है तो वो किसकी तरफ जाएगा। लेकिन हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हरदोई में आखिर सियासी करवट, सियासी रण किस तरफ जाएगा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि अभी तक तो 8 सीटें आपके पास हैं, 7 जीते, एक और आपके पास आ गई। इस बार के चुनाव में क्या होगा, जल्दी से बताइएगा और क्यों होगा, 1 मिनट बताइए। भाई साहब, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए काम करती है, हर वर्ग हर समाज का वोट हमको मिलने जा रहा है। हम लोग विकास के मुद्दे पर, हम लोग लाभार्थियों को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो हमारी पार्टी ने कार्य किया, उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और आज माननीय अमित शाह जी की रैली थी, एक तरफा हवा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। निश्चित तौर पर 350 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। आप कैसे जीतेंगे हरदोई, जबकि एक भी सीट आपके पास नहीं है? समाजवादी पार्टी से हैं आप। समाजवादी पार्टी अपने महबूब नेता अखिलेश यादव के काम पर चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ नारे हैं, विकास उनका कोई जमीन पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि फीता यहाँ लिया जाता है, कैंची दिल्ली से मंगा ली जाती है, हमारे ही किए हुए कामों को मात्र भारतीय जनता पार्टी ने फीता काट करके अपना काम बताया है। इनके सभी वादे कागजी हैं। आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है? हमने, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे 100 डायल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो ट्रामा सेंटर हो, चाहे वो बालिका शिक्षा हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हमने सभी वर्ग, सभी लोगों के लिए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी परिकल्पना से काम किया है। इनके पास मात्र वादे
ही दिखाए हैं और कोई भी काम से भी ले लेते हैं। ये बताएं, हमारे साथ बसपा से मौजूद हैं माणिक अग्निहोत्री। आपको लोग क्यों वोट करें इस हरदोई में? अभी तो आपके पास एक भी सीटें नहीं। 7 से 12 के बीच में जो बहन जी ने जो विकास कार्य किए, लाइन ऑर्डर मजबूत रहा, उसको लेके हम जमीन पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोरे वादे हैं। ये दोनों एक ही दल हैं। इनके पास जिन्ना है, उनके पास राम है। विकास को लेके इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सब हवाबाजी चल रहा है। 7 से 12 का आप कार्यकाल देख लीजिए। बहन जी, आप 7 से 12 के कार्यकाल में आएंगे। उसी जमीनी हकीकत को लेके ही हम आ रहे हैं और हमारी पुनः सरकार बनने। चलिए, कांग्रेस को क्यों वोट करे? कोई हरदोई की जनता क्यों आपको वोट दे? पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में सरकार भाजपा की रही है, पूर्ववर्ती में सपा बसपा की सरकार है, वो जनता त्रस्त आ चुकी है। जो प्रियंका गांधी जी हमारी यूपी की प्रभारी हैं, उनकी जो नई नई नीतियां आई हैं, आधी आबादी पूरा हक का जो नारा दिया है प्रियंका गांधी जी ने, उस पे हम सभी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उसके अलावा प्रत्येक महिला को 3 सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी और टैबलेट मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था है, इसको बहुत विकास किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में एक अलग सेल का गठन किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके प्रियंका गांधी जी हम लोगों के बीच में आई हैं। इसीलिए हम लोग सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, तो इन चारों लोगों ने यह बता दिया कि आखिर लोग इनको वोट क्यों करें। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर अवध का इलाका है, ब्राह्मणों की नाराजगी सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त किसी को लुभा रही हैं तो ब्राह्मण है। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी दिल्ली में 2 बैठकें कर ली हैं और उन्होंने बाकायदा कमेटी बना दी है और यह भी कहा है कि अब वो उनसे भी उनकी नाराजगी दूर करेंगे। तो अब सीधा उसी पर आते हैं। आपके इलाके में भी ब्राह्मणों की मौजूदगी अच्छी है, क्यों जरूरत पड़ रही है आप लोगों को ब्राह्मणों को मनाने की? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ब्राह्मण भी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही कि जिस भारतीय जनता पार्टी का ही ब्राह्मण विधायक हुआ, हमारी समाजवादी पार्टी अभी तमाम ब्राह्मण को लेकर के बातें कर रही है। इनसे पूछे क्या इन्होंने पूर्व में एक भी 2017 का चुनाव हुआ क्या कोई ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा था? हमारा दल ऐसा है, 3 सीटें सुरक्षित है। हमने ब्राह्मण को भी दिया, क्षत्रिय को भी दिया, वैश्य को भी दिया और अनुसूचित वर्ग में भी दिया। तो प्रत्येक वर्ग हम कतई भी नहीं डिग रहे हैं। हमारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उसी पर हम लोग राजनीति करते हैं। हर वर्ग हमारे साथ। चलिए, बीजेपी का कहना है कि सब लोग उनके साथ हैं। ब्राह्मण इस बार क्या आपके साथ जुड़ रहा है? ब्राह्मण हमारे साथ पहले भी जुड़ा था, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा पार्क हमारी सरकार ने जनेश्वर मिश्र जी के नाम से बनाया। तमाम ऐसी चीजें हैं। विशेषकर हरदोई में ब्राह्मण का सर्वाधिक अगर उत्पीड़न हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं प्रदेश में भी, चाहे वो इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा की हत्या वहां के पुलिस कप्तान करा देते हैं, मणिकांत पाटीदार पुलिस कप्तान आज भी फरार है। पड़ोस के जनपद नहीं तो क्या ब्राह्मणों में इतनी नाराजगी है कि बीजेपी के ब्राह्मणों में बिल्कुल नाराजगी है। हम तो जिस क्षेत्र से आते हैं, आप समझ लीजिए कि वहां पर सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सत्ता संरक्षित ब्राह्मणों की हत्याएं। नाराजगी बहुत ज्यादा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं उस विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूं, 2017 में भी और 2019 में भी। 2017 का चुनाव हमने 27,000 वोटों से जीता और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां हम 50,000 वोटों से जीते। क्यों? वजह यह थी कि ब्राह्मणों के लिए तमाम कार्य हम लोगों ने करे। हमारा जो कटियारी क्षेत्र है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वह विकास चाहता है। आप पूछे वहां के रहने वाले हैं, आपने संघर्ष किया है वहां के लिए। वहां पर एक पुल है अर्जुनपुर पुल का, तमाम सरकारें आई, नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पर काम शुरू हो रहा है। आपका गांव उस नदी के बिल्कुल किनारे में है। मैं तो कहता हूं आप भी भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों से और पूछते हैं और फिर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी जानेंगे। आप लोगों, आपकी पार्टी तो लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आपको लगता है कि ब्राह्मण सचमुच नाराज है और आप ही लोगों को वोट करेगा? ऐसा है, हम लोग प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। हमारी देखा देखी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी शुरुआत की। पिछले 1 साल से चल रहा था माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में। विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को देखने नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कोई नहीं हुआ। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को सबसे महत्वपूर्ण पद दिए गए। आप अगर सरकारी वकीलों का नियुक्ति मामले भी ले लीजिए कि तो ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाया गया। आज की स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मर्डर का प्रदेश ब्राह्मणों का बन गया है। अभी थोड़े दिन पहले सरकार का एक आदेश आया कि ब्राह्मणों के शस्त्रों की सूची हमें उपलब्ध कराई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी हमें देखना ही, ब्राह्मण समाज को देखने नहीं चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज इससे नाराज है। बहुजन समाज की
पार्टी की तरफ आकर्षित है और हम पुनः सरकार बनाएंगे, इसलिए ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। बाकी ब्राह्मणों से इनका कोई लेना देना। चलिए आपसे भी पूछ लेते हैं कि क्या ब्राह्मणों को लेकर आप लोगों का भी कोई एजेंडा है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बिना किसी जाति धर्म की राजनीति की है। सबसे अधिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आज भी यूपी का अंतिम मुख्यमंत्री ब्राह्मण था, वो कांग्रेस पार्टी का था। उसके अलावा मौजूदा भाजपा सरकार रही हो चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हो, अभी एक समाजपुर क्षेत्र का मामला था कि एक जिला पंचायत सदस्य को भाजपा के विधायक ने मंच से गालियां देकर जात सूचक उसको भगा दिया गया। ये ब्राह्मण प्रेम है भाजपा का। तो ये आपको लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है इस समय सचमुच ब्राह्मण नाराज है और बीजेपी के साथ नहीं जाएगा? ये बिल्कुल ब्राह्मणों में पूरा आक्रोश है। चाहे अब बिकरू कांड की वो महिला लीजिए खुशी दुबे जी, उसका क्या उसकी गलती थी बेचारी की। एक 2 दिन पूर्व शादी हुई, भाजपा से पहले लोग उनके लिए न्याय मांगते थे, भाजपा जाने के बाद मंत्री बनने के बाद उनको भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक ब्राह्मणों का एक भाजपा में सम्मेलन हुआ, उसमें जो ब्राह्मण मंत्री है दिनेश शर्मा जी, उनको कुर्सी नहीं स्टूल दिया गया। अभी जो ब्राह्मण 4 मीटिंग दिल्ली में आप बता रहे थे कुछ देर पूर्व कि ब्राह्मणों की मीटिंग हुई, वो आप जो बता रहे हैं वो कोई और है, आप गलत बता रहे हैं। खैर हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे सुधांशु मिश्रा जी। मिश्रा जी, यहाँ पे पॉलिटिक्स किसकी होने वाली है? क्या जाति की पॉलिटिक्स होगी, ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स यहाँ पर हावी रहेगी, या फिर विकास वाली पॉलिटिक्स जो या बीजेपी जो कह रही है सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिटिक्स? देखिए, जातिवाद की पॉलिटिक्स तो होनी ही है और सवाल ब्राह्मणों का रहा तो आपको बता दूं कि ये संयोग भी हो सकता है कि हरदोई का ब्राह्मण जिधर मूव किया, अगर पिछले 3 चुनाव को देख लिया जाए, 2007 में बसपा की तरफ गया, बसपा की सरकार बनी। 2012 में सपा की तरफ गया, सपा की सरकार बनी। उसके बाद 2017 में भाजपा की तरफ मूव हुआ और भाजपा की सरकार बनी। हालांकि कुछ नाराजगी, कुछ घटनाएं हुई हैं यूपी में, तो उसकी वजह से कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी है, उसको दूर करने का प्रयास लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा अशोक वाजपेयी के रूप में मौजूद हैं, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है ब्राह्मण का, और उनका जिलाध्यक्ष भी ब्राह्मण है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, वो ज्यादा जोड़ रहे हैं। लेकिन अब कितनी नाराजगी दूर कर पाएगी ये तो आने वाला। ये कहा जाता है कि ये दलितों का इलाका है, यहाँ पर ज्यादा जो दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोगों की तादाद है। तो क्या ब्राह्मण पॉलिटिक्स से बीजेपी चुनाव जीतेगी, या उसके पास सर्व जातीय सभी समाज का वोट है उसके पास? देखिए, वोट तो उनके पास है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि करीब 4 विधानसभा ऐसे हैं, संडीला है, सवायजपुर हो गया, शाहबाद हो गया, हरदोई हो गया, इनमें ब्राह्मण इसमें ज्यादा हैं। अगर इन ब्राह्मणों का वोट जिधर भी जाएगा और अच्छी संख्या में चला गया तो कहीं ना कहीं फर्क डालेगा। तो नाराजगी है क्या ब्राह्मणों के भीतर? देखिए, कुछ घटनाएं हुई हैं, नाराजगी नहीं ऐसी दिखती है, लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं, थोड़ा बहुत नाराजगी तो कुछ सत्ता में है बहुत से लोगों के। ये भी बता दीजिए कि बसपा या सपा अगर नाराज हैं तो ब्राह्मणों को लेकर के दोनों पार्टियां इस वक्त एड़ी चोटी लगा रही हैं, जो नाराज है वो किधर जाए? देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है, और चुनाव के समय क्या माहौल होता है, कितनी फिजा बनती है, उसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं हम उनसे सीधे पूछते हैं कि आखिर ये बताइए कि अखिलेश यादव अभी तक यहाँ पर कितना दौरा किए तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन क्या वजह है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा गए नहीं? अखिलेश यादव जी ने हरदोई जनपद के 2 दौरे कर चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो माधवगंज में आए थे, इसके बाद वो संडीला आए थे। पूरा रूट चार्ट उनका तैयार है। हरदोई में पुनः वो आएंगे, चूंकि हरदोई ब्राह्मणों का एक अच्छा इलाका रहा है। यहाँ जब 9 विधानसभा वोट देते रहे सपा को लोगों ने वोट भी दिया है। सपा से यहाँ पर 2 विधायक हुए हैं। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी यहाँ से समाजवादी पार्टी से विधायक बने, मिनिस्टर बने। धर्मज्ञ मिश्रा जी यहाँ मौजूदा जो चेयरमैन हैं सुख सागर मिश्रा जी, वो बाद में भाजपा में चले गए, वो सपा के ही सिंबल से जीते। लेकिन सपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता अशोक वाजपेयी आखिर बीजेपी ही तो चले गए। अशोक वाजपेयी के बीजेपी में जाने से पूरा ब्राह्मण समाज नहीं उनके साथ में चला जाएगा। ब्राह्मण समाज अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए वो किसी का पिछलग्गू नहीं बनता है। ब्राह्मण समाज के जब स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी जो उसकी छाती पे मूंग दल रही है, इसका वो माकूल जवाब देने के लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहा है। और ब्राह्मण सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में जाकर के उस अपमान और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को अगली सरकार बनाएगा। अखिलेश जी को देगा। लेकिन आप लोगों को तो सही में इस वक्त दिक्कत हो रही है, क्योंकि मीटिंग बाकायदा दिल्ली में की गई, कमेटी बना दी गई है।
आप लोगों को भी लग रहा है कि नाराज हैं ब्राह्मण, इसलिए ये सब चीजें कोई नाराजगी नहीं है। आप जैसी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण पिछलग्गू नहीं रहा, निश्चित तौर पर ब्राह्मण पिछलग्गू नहीं रहा, लेकिन आप बताएं, आप समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव हैं, ये एक प्रकोष्ठ में गठित करके रख दिया गया ब्राह्मणों को कि नहीं रख दिया गया? वह ब्राह्मण जो 1947 से लेकर के आज तक हर वर्ग को आगे लेकर के चलता है, उसमें आप एक प्रकोष्ठ में चले गए तो आपको स्वयं विचार करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब बार बार ब्राह्मण का विषय आता है तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वह भी ब्राह्मण है। आपको विचार करना चाहिए, क्यों डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, क्यों आकर के भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा सदस्य बना देती है? ब्राह्मणों का सम्मान देना, इस माने हर वर्ग को सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किसी को नहीं आता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, ब्राह्मणों को लेकर हम एक दो सवाल और लेंगे कि आखिर सचमुच क्या बीजेपी के लिए वो खतरे की घंटी हैं? आप लोग लगातार ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन क्या करंट दिख रहा है आपको? लग रहा है कि ब्राह्मण आपके साथ आएंगे? नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ आएंगे। जो हमारे सम्मेलन माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सभा सम्मेलन चल रहे हैं, उसमें संख्या के आधार पे, चूंकि इन लोगों के पास सब संसाधन है, रुपए देके भीड़ उखाट मंगाते हैं। विषय यह है कि इनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं ब्राह्मण ससुर जाएंगे, कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो ये ब्राह्मण समाज को बपौती अपनी समझ। किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जी का बयान था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं डर है, दोनों लोगों को डर है, दोनों दलों को डर है, तभी अखिलेश जी का दौरा लग रहा है। हमारे यहाँ मिश्रा जी के एक साथ पहले से अपना पूरे प्रदेश में उनका कार्यक्रम चल रहा है, और हम लोग विकास की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं। ब्राह्मण इनके साथ अब नहीं है, सरकार पुनः बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। लेकिन कांग्रेस की हालत तो बेहद खराब है, यहाँ तो बहुत समय से कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होती चुकी है। जो पूर्व में हुआ, पूर्ववर्ती सरकार में हुआ, लेकिन जनता उससे त्रस्त आ चुकी है। वर्तमान समय में जो प्रियंका जी की प्रतिज्ञा है, उसको लेकर जनता एक बार फिर से कांग्रेस का रुख अपना रही है। चाहे भाजपा की सरकार, इसमें चाहे आप कानून व्यवस्था उठा के देख लीजिए, ब्राह्मणों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए, सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए। और अभी बात की राज्यसभा सांसद की, तो जो ब्राह्मण के, जो भाजपा के कैडर के ब्राह्मण है, वो आज कहाँ गायब हैं? जो 4 लोगों 5 लोगों की कमेटी बनी है, ये पिछले 5 सालों से कहाँ थे ये लोग तो अपने घरों में बैठे थे। आज जब चुनाव का वक्त आया तो ब्राह्मणों को उठाया जा रहा है। इससे पहले जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, उनकी हत्याएं की जा रही, उन पर निर्दोष इनकाउंटर किया जा रहा है, उनकी क्यों नहीं चर्चा की गई? क्या ब्राह्मणों के लिए कोई आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? चलिए, तो हम ब्राह्मणों की चर्चा लगातार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कमेटी बनाई है और अब उन्हें मनाने की कोशिश में, लेकिन हम हरदोई में हैं और हरदोई के मुद्दे क्या होंगे, किस बात पर यहाँ की जनता वोट करेगी? हम शुरुआत करते हैं सुधांशु मिश्रा से, जो कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये बताइए, ब्राह्मणों की तो एक बात है, लेकिन क्या जो वोटिंग का पैटर्न है, इस बार किस आधार पर जनता वोट करें? क्या काम देखेगी, या जातियों के जो गठबंधन बन रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से बन रहे हैं, वो कारगर होगा? देखिए, दोनों रहेंगे, काम भी देखा जाएगा और जो जाति समीकरण होते हैं वो भी देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काम हुआ है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपेक्षा जहां पर जनता को मिली है, तो वो तो अपने उस सोच के वोट करेगी। और कहीं कहीं जातिगत आंकड़े भी होते हैं, तो उसमें जाति के हिसाब से, और कभी कभार ऐसा भी होता है स्वजाति उम्मीदवार कहीं खड़ा होता है, तो जो उसके जो बाहुल्य होता है, फिर वो उसको वोट करते हैं। यहाँ पे चारों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, ये चारों ब्राह्मण समाज से हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारा डिबेट उस पर फोकस था। आपके हिसाब से ये मतदाता सचमुच नाराज है क्या? क्या ये खिलाफ जाएगा बीजेपी को मुश्किल होगी, या ये बटेगा सभी दलों में? देखिए, चारों दल को देख चुका है ब्राह्मण यहाँ का, और सभी में वोट भी कर चुका है, सरकारें बनवा चुका है। कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता ब्राह्मणों को कि हम सरकार बनवा देते हैं, वोट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अन्य जो पद होते हैं, बहुत से पद होते हैं, उसमें ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जाता है। तो इस बार ये भी सोच सकता है ब्राह्मण। तो कहीं ना कहीं अब ये तो चुनाव चूंकि अभी दूर है, जैसे मैंने कहा, तो वो उस समय क्या मुद्दा होंगे और क्या स्थिति उस समय होगी, लेकिन कुल मिला के ये है कि वोट तो सबको मिलेगा। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर मुद्दे इस बार वोटिंग? देखिए, यहाँ पर एक तो विकास का मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था का भी मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का भी मुद्दा है, और किसानों का भी मुद्दा होगा। सबसे बड़ा अहम मुद्दा किसानों का भी है। तो ये सब मुद्दे रहेंगे जो हावी हैं। ये वो इलाका है जहां से कुछ दूरी पर लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर की घटना हुई और किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। हालांकि अब वो आंदोलन वापिस हो चुका है। आप लोग को नुकसान होने जा रहा है अजय मिश्रा टेनी के उस कांड से, उनके बेटे के उस कांड से? उनके बेटे के कांड की जांच चल रही है, सरकार
निष्पक्षता से जांच करा रही है। जो भी दोषी होगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी दोषी है वह भारतीय जनता पार्टी से हो या किसी भी अन्य दल से हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह स्पष्ट एजेंडा है सरकार का। तो अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होगी। ये थोड़ी ना है अभी कोई मीडिया ट्रायल से कोई अपराधी बना दिया जाए तो ये तो न्यायोचित नहीं होगा ना। चलिए, कितने कितने नाराज हैं लोग? हमको तो हर वर्ग इनसे नाराज ही दिखाई पड़ता है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो नौजवान वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का चीरहरण जब इनकी सरकार में होता है तो महिला का संवर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग अगर देखा जाए। जो आपने कहा कि अजय मिश्रा टेनी का, तो इसके पूर्व भी वहाँ निर्मेंद्र कुमार मिश्रा जो विधायक रहे हैं उनकी पुलिस और सत्ता संरक्षित उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जब देश के गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में आकर के इस तरीके का वो बना करके टेलीस्कोप बना करके ये ढूंढते हैं माननीय अंतिम शाह जी भारतीय जनता पार्टी के कि अपराधी कहाँ हैं। आपका कहना है कि मीडिया ट्रायल है, एसआईटी की जो भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक जो कमेटी का असर है क्या लोगों पर? बिल्कुल असर है। रात भर जो व्यक्ति वहां बैठता है, एमएसपी से अभी धान की बिक्री में मेरा अपना दावा है कि हरदोई में धान सिर्फ हड़तियों का खरीदा गया। किसान किसी भी आप किसान से पूछ लीजिए जाकर के, वही स्थिति। न जाने गन्ना का पैसा कितना बकाया है। तो आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जो उज्ज्वला योजना के नाम पर इन्होंने किया, वो पता लगा कि 400 का सिलेंडर आगे 1000 रुपए में सब्सिडी सब खत्म कर दी। गृहस्थी का पहले लोग ये कहते थे कि देसी घी नहीं थाली में रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अरहर की दाल से लेकर के लाभार्थियों का एक बड़ा ग्रुप नहीं दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा एक लाभार्थियों को भाई साहब लाभ ग्रुप तो दिखाई, पता लगा कि 400 का सिलेंडर 1000 में दे रहे हैं। लाभार्थियों का कोई फायदा नहीं? लाभार्थियों को कोई फायदा नहीं इससे। क्या कहें? भाई साहब, मैं लाभार्थी संपर्क अभियान का प्रमुख भी हूं और माननीय मोदी जी ने एक बड़ा वर्ग अलग खड़ा कर दिया। उसमें ब्राह्मण भी है, दलित भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। सारे वर्गों को मिलाकर के लाभार्थियों का एक वर्ग अलग खड़ा हो गया है जिसको सरकार की सीधी योजना पहुंचती है। आप बताइए, पहले स्वयं राजीव जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 खा लिया जाता है। आज माननीय मोदी जी एक क्लिक करते हैं, 2000 रुपए खाते में जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। इसका फायदा सरकार का बिल्कुल मिल रहा है। और लोगों से सरकार लेता हूँ। ये बताइए कि एक तरफ आपके जिले से सटा हुआ जिला है जहां पर इतना बड़ा कांड हो गया किसानों को लेकर के, दूसरी तरफ अब कहा यह जा रहा है कि अब उनकी नाराजगी कम हो रही है और बीजेपी में जो लाभार्थी हैं उनको जो फायदा मिला है। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि ये कम हो गया है गुस्सा लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर आप जाइए, कोई काम नहीं हुआ है। 12 के बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उससे त्रस्त होके आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। इनसे भी वही स्थिति इनकी है। कानून व्यवस्था कतई चरम सीमा पे है। आप स्थिति देख रहे हैं, खुलेआम गुंडे हो रही है, कोई कानून व्यवस्था सब पूरी ध्वस्त है। आज देखिए कि मजाक बना रखा है कि कोरोना के लिए रात में गाइडलाइन बना रखी है और दिन में अमित शाह इनके गृह मंत्री खुद आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है, तो तब कोरोना गाइडलाइन नहीं है। तो ये आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाकी इनका कुछ नहीं है। भीड़ है। प्रियंका गांधी ने उसमें लगातार खड़ी रही इस लखीमपुर खीरी कांड में। आप लोग को कोई फायदा मिलने जा रहा है? क्योंकि दावा तो यह है कि वो मामला भी खत्म हो गया है, शांत होता जा रहा है और लाभार्थियों का जो एक बड़ा वर्ग है वो बीजेपी का दावा है कि उसके साथ। बिल्कुल, चाहे भट्टा परसौल का कांड हो, चाहे लखीमपुर वाला कांड हो, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अभी एक सैकड़ों किसान जो शहीद हुए किसान आंदोलन में, वो अभी अपना दर्द भूले नहीं। उनका परिवार आज भी उस दुख में है, उस सदमे में है कि सरकार द्वारा बोला जा रहा है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा आप रात में निकल देखिए, बेचारा किसान रात 12-12, 1-1 बजे तक आवारा पशुओं को भगाता घूम रहा है क्षेत्रों पे। इतना अराजकता है कि आवारा पशुओं से बेचारा उसकी गेहूं हो चाहे मक्के, कोई भी फसल नहीं हो, सारे आवारा पशु खराब करते हैं। लेकिन प्रियंका जी ने एक वादा किया अपने घोषणा पत्र में कि 2500 रुपए गेहूं और धान की खरीद मूल्य एमएसपी के तहत आएगा और 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का आएगा। आवारा पशुओं की जो समस्या हमसे पूछ लेते हैं, आवारा पशु सही में आपको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी ग्रामीण इलाके में इसी को लेकर है। देखिए, नाराजगी अगर है, आप बता रहे हैं, है क्या कि ये गाय योगी जी ने नहीं छोड़ दी, मोदी जी ने नहीं छोड़ दी। हम तो प्रति गाय 900 रुपए भी दे रहे हैं, गाय पाल भी रहे हैं। अब है क्या ये इतनी बड़ी गाय कटवा तो नहीं दी जा सकती है? गाय को तो नहीं कटवाया जा सकता है। तो गायों जो आवारा पशु हैं उनके लिए 900 रुपए प्रति गाय सरकार दे रही। 3 गाय आप पाल सकते हैं, इससे आपकी जीविका भी बन सकती है। लेकिन लोग आमतौर पर कभी कभी क्या होता है, वो अपने जानवरों को दिन में दूध के टाइम पर रोक लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मुकदमा लिख दिया। क्या कह रहे हैं? गौरक्षा की आप बात कर रहे हैं। इनके ही गौरक्षा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के और विशेषकर वो पंडित हैं,
सुनील शुक्ला जी, जब उन्होंने ये जो सरकारी उसके जो बनाएंगे गौशालाओं, उनकी अव्यवस्था के लिए जब उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, उसकी शिकायत की, तो इनकी सरकार ने, ब्राह्मण हित की बात करते हैं, इनकी सरकार में गौरक्षा प्रमुख के ऊपर, गौशालाओं में अव्यवस्था जो थी उसकी आवाज उठाने पर गौरक्षा प्रमुख ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा कायम होता है। सही है। बिल्कुल भी सही नहीं है। गौरक्षा प्रमुख, देखिए गौरक्षा गाय केवल भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा आप लोग क्यों मानते हैं? गाय सुनील शुक्ला के सुनील ऊपर शुक्ला जी पर मुकदमा लिखा गया होगा और प्रशासनिक अधिकारी ने सुनील प्रशासन का और काम है। उसने सिर्फ, अरे भाई उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, उन्होंने झगड़ा तो किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ वहां का एक वीडियो डाल दिया था जिसमें वो तड़पती हुई मरी हुई गाय थी। तो प्रशासन ने कहा कि आपको ये कैसे अधिकार हो गया कि आप इसका मरी हुई गांव का आप डालेंगे? लेकिन ये मुद्दा है गांव में। बिल्कुल मुद्दा है और इन्हीं की पार्टी के द्वारा मुद्दा है। विशेषकर मैं भी एक जातिगत संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं, इन लोगों ने नहीं, लेकिन मैंने सुनील शुक्ला के लिए आंदोलन कराया और ज्ञापन दिया कि एक मैं कह रहा हूं कि ये जो गाय और जो आवारा पशु हैं, ये क्या सही में? भाई साहब पूरी समस्या है, यही तो समस्या है। अच्छा है क्या? हर व्यक्ति, हर नेता का विजन दिखाई पड़ता है। हमारे नेता का विजन आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आप डायल कर दीजिए, 100 डायल आ जाएगी, 108 डायल कर दीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगा। इनके नेता का विजन, वो सड़कों पर आपको षण दिखाई पड़ेंगे और खेतों में गाय दिखाई पड़ेगी, विजन है। चलिए, अब हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं और ये जो मुद्दे निकल करके आए, ये मुद्दे कितने हावी होने जा रहे हैं, या आखिर में ये फिर ध्रुवीकरण का ही मुद्दा होगा, जाति का ही मुद्दा होगा? नहीं, देखिए जो पशुओं की बात जहां तक घुमंतु है, बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बहुत परेशान है। हालांकि जिले में करीब 100 गौशालाएं बनाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी है। और आप देख सकते हैं कि आप भी निकलेंगे तो कई टैग लगे पशु मिल जाएंगे, जिनको गौशाला में होना चाहिए था वो बाहर हैं। स्थिति यह है कि ग्रामीण अपने खेत की रखवाली रात रात भर करते हैं। आप समझ लीजिए फसल लगी है इस समय और जाड़े के दिन चल रहे हैं, पूरी जाड़े वो अपने खेतों में बैठे रहेंगे। और वो अगर सामूहिक होकर नहीं जुटें तो वो एक ही रात में इतने ज्यादा पशु निकलते हैं उस क्षेत्र में है कि वो सैकड़ों बीघा जो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा निश्चित तौर पे। तो हम हरदोई में थे। हरदोई में हमने जो तमाम पार्टियों के ब्राह्मण चेहरे हैं, नेता हैं, उनसे हमने बात की और ये बात अब साफ साफ निकलकर सामने आ रही है कि इस चुनाव में तमाम मुद्दे हावी होंगे। सभी पार्टियों के अपने दावे दिखाई दे रहे हैं। सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि इस बार वो जीतेंगी, लेकिन मुद्दे हावी होंगे या फिर चुनाव आखिर होते होते ध्रुवीकरण, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन हरदोई के मुद्दों के साथ और खासकर ब्राह्मणों को लेकर जो एक चर्चा चल रही है, उसके साथ हम हाजिर थे अपना डिबेट यूपी किसका लेकर। हम फिर हाजिर होंगे किसी और शहर में ऐसे ही किसी स्थानीय मुद्दे के साथ। कुमार अभिषेक, हरदोई, यूपी तक।